नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच ध्रुव अग्रवाल एक बार फिर जो है उपस्थित हैं और इनसे जानना चाहेंगे ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान, जो कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, उनको अरेस्ट किया गया था, अब उनको बेल मिल गई है। इस मुद्दे पर ध्रुव अग्रवाल दिल्ली प्रदेश के एलपीआई के अध्यक्ष, सीए, कंपनी सेक्रेटरी, समाज सेवक, अधिवक्ता, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व होने के नाते क्या सोचते हैं, तो आइए मिलते हैं ध्रुव अग्रवाल जी से। नमस्कार ध्रुव जी। हाँ, नमस्कार। मेरा पहला सवाल ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, लेकिन जांच एजेंसी ने अमानतुल्लाह खान, जो कि केजरीवाल के चहेते विधायकों में सबसे ऊपर आते हैं, उनको अरेस्ट किया था और अब उनको कोर्ट से बेल मिल गई है। इस सारे मामले पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, इससे ये पता लगता है कि जो पावरफुल लोग हैं उनके खिलाफ सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या चाहे एसीबी, जो कि एंटी करप्शन ब्यूरो है, जो दिल्ली सरकार के ही अंडर में जी। तो बेसिकली ये मामला था करप्शन का, कभी 100 करोड़ से ऊपर का घपले का सवाल था। लेकिन एंटी और जो 38 अवैध नियुक्तियां उसने अपने रिश्तेदारों की थी और उनको बहुत मोटी सैलरी भी दी, और उसके अलावा कम से कम 18 प्रॉपर्टियां किराए पे दी अपने जानकार रिश्तेदारों को, और वो भी मार्केट रेट पर ना देके बहुत कम पर। ये सारी चीजें एक्सेप्ट करते हुए भी कोर्ट ने, केवल इस वजह से कि इन सबके एंटी करप्शन ब्यूरो ने और जो जांच एजेंसियों ने कोई सबूत पेश किए नहीं है, और न एंटी करप्शन ब्यूरो ने कोई इफेक्टिव रूप से जमानत का विरोध किया। इसका मतलब ये है कि जो प्रभावशाली लोग हैं उनको करप्शन की छूट दी जा रही है, और जो एजेंसियां हैं, और साथ में कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा कि ये 100 करोड़ रुपए का घपला 38 जो है, ये करप्शन तो है, लेकिन करप्शन इतना ग्रेव नहीं है कि एक ऐसे आदमी को जो विधायक रहा हुआ है उसको जेल में रखा जाए। तो इसका मतलब ये है कि विधायकों को या सांसदों को करप्शन करने की छूट है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ऐसे आदमियों को जेल में रखना केवल 100 करोड़ रुपए के घपले या 38 अवैध नियुक्तियों के लिए जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आपको लाइसेंस मिल गया। और एजेंसियों की जो एक सवाल, आसिम खान जो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक हैं, उनके ऊपर एक बिल्डर से थोड़े से पैसे लेने का सिर्फ आरोप मात्र लगा था, केजरीवाल ने उसको मंत्री पद से हटा दिया था। अब उनके विधायक और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान को एसीबी अरेस्ट करती है और उसकी जमानत का विरोध एसीबी नहीं करती है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? केजरीवाल का क्या ये फार्मूला है, सैया भाई कोतवाल तो अब डर काहे का? भाई चोर चोर मौसेरे भाई हैं जी। ये जो है आपकी बात बिल्कुल सही है कि इसमें मुख्यमंत्री का डायरेक्ट हाथ दिखाई देता है, क्योंकि एंटी करप्शन ब्यूरो, जबकि जिस समय उन्होंने सरकार बनाई थी उन्होंने कहा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो को मैं इतना मजबूत बना दूंगा, और कह रहे हैं कि अगर मैं बॉम्बे का होता, यदि बॉम्बे का चीफ मिनिस्टर होता, यदि महाराष्ट्र का, हाँ, तो मैं जो है अंबानी का घर को भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बना देता। ये कथन करने वाले केजरीवाल, और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि उनकी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, और वो एक ऐसे मामले में, जो मामला 3 साल से लंबित है, जिसके लिए 38, जो कि बिल्कुल उसके अंदर स्पष्ट है कि नियुक्तियां की गई, ये भी स्पष्ट है कि वो नियुक्तियां उनके रिश्तेदार और कार्यकर्ताओं की थी। तीसरी बात, ये भी स्पष्ट है कि उनको मोटी सैलरी दी गई। ये भी स्पष्ट है कि उन लोगों ने 18 प्रॉपर्टियां वक्फ बोर्ड की किराए पे दी, और उन किराए का जो है मार्केट वैल्यू नहीं लिया जा रहा। उसके अलावा 100 करोड़ से ज्यादा के घपले का आरोप उसके अंदर है। लेकिन इतनी जब 3 साल की 2 साल की उठा पटक के बाद जब अरेस्ट किया जाता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो सबूत है।
और उस तभी तो अरेस्ट किया जाता है। लेकिन वहां पे उन सबूतों को पेश नहीं किया जा रहा है। कोर्ट के अंदर इफेक्टिव रूप से एजेंसियां काम नहीं कर रही। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं केवल ऐसे लोगों को जिसके यहाँ हथियार पकड़े गए, जिसके रिश्तेदारों के यहाँ और उनके सहयोगियों के यहाँ ऐसे ऐसे टेररिस्ट वाले हथियार पकड़े गए और उसका केस तक नहीं बनाया गया अरेस्ट के बावजूद। जबकि होता क्या है, जब अपराधी अरेस्ट होता है तो उसको 24 घंटे के रिमांड पे होता है और उसके पे जो भी केस और भी होते हैं उन सब की भी कार्रवाई होती है। लेकिन उसके बावजूद इतने हथियार पकड़े जाने पे, टेररिस्ट एक्टिविटी पे, केवल उसको एक अवैध अपॉइंटमेंट का मामला में ये कह के कि अवैध अपॉइंटमेंट हुए, लेकिन अपॉइंटमेंट लेते समय ड्राइव ली गई, इसका कोई सबूत नहीं है। भाई भतीजा बाद में यदि अपने भाई को अपॉइंट करेगा तो इससे बड़ी ड्राइव क्या हो गई? एक सवाल हमारा संविधान जो है नागरिकों को जो है बराबरी का अधिकार देता है। मूलभूत अधिकार के तहत सारे नागरिक समान हैं। कोई अगर एक चोरी करता है, डकैती डालता है, बलात्कार करता है, घपला करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है समान रूप से। न्यायालय जो है अक्सर देखने में आया है कि समानता के अधिकार का पालन न करते हुए प्रभावशाली लोगों को तो आसानी से जमानत दे देता है, लेकिन आम आदमी जो है अपनी जमानत के अभाव में या पैरवी के अभाव में या प्रभाव के अभाव में जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी बिताने को मजबूर होते हैं। इसको किस नजरिए से देखते हैं? ये इस नजरिए से देखते हैं कि हिंदुस्तान में संविधान, जिसका मतलब होता है सबके लिए समान विधान, उसका कहीं पालन नहीं हो रहा है और ऑटोक्रेसी और वो चल रही है। और न्यायालय भी जो है उससे अछूते नहीं है, क्योंकि यही केस नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि सांसद, गुजरात के एक सांसद जो कि जिनकी पार्टी करीब 15-20 साल से सत्ता में है, उसके पास सत्ता के टाइम पे उसके ऊपर आरोप लगे, उसके पास केस रजिस्टर्ड हुआ और कन्विक्शन हो गया। आप ये समझिए कि जिसकी सत्ता में है और जो सत्ता का सांसद है उसका कन्विक्शन होना कितना मुश्किल है। और वो कन्विक्शन उसी पार्टी की सरकार होते हुए उसको फिर भी उस कन्विक्शन के दौरान, है ना, जब उसको दोबारा 2014 में 2019 में सांसद की टिकट दी गई और कन्विक्शन होने के बाद में ट्रायल कोर्ट में 3 साल की सजा होने के बाद में और हाई कोर्ट ने कंफर्म करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि कन्विक्शन तो ठीक है, सेंटेंस सही है, अपराध सही किया, लेकिन क्योंकि 3 साल में की सजा होने पे, 2 साल से ज्यादा सजा होने पे सांसद ही चली जाती है, इसलिए ये जो सजा है हार्श है ना, क्योंकि ये सजा ज्यादा है, इसलिए इस व्याप पे इसको रद्द किया जाता है। और वो आज भी सांसद बना हुआ है। उसके बाद में फिर उस पे रेप के आरोप लगते हैं, उसके बाद में फिर उस पे आरोप लगते हैं और वो फिर अभी 3-4 दिन पहले खुद साइबर क्राइम में कंप्लेन करता है कि लड़कियों ने हमारे पे ब्लैकमेलिंग करने की वजह से हमारी वीडियो सीडी लीक की हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और जो कानून है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो संविधान नहीं है। वहाँ शकल देख के टीके हो रहे हैं एमपी एमएलओ को, और प्रभावशाली लोगों के लिए कानून कुछ और है और जनरल पब्लिक के लिए कानून कुछ और। गुरु जी, एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईमानदारी से चीजें पेश नहीं की, इसलिए अमानतुल्लाह खान बच गए या बेल मिल गई। क्या आप जो है केंद्रीय जांच एजेंसी से इस मामले की जांच कराने की मांग करेंगे? बिल्कुल मांग करेंगे। और हो सकता है उसके लिए हम सभी जो लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, क्योंकि हमारा जो नारा है वो नारा है
घूस ना देंगे, घूस ना लेंगे, घूस ना लेने देंगे, घूस ना देने देंगे, और घूस लेने वालों को, घूस देने वालों को ना ग्राम सभा में घुसने देंगे, ना विधानसभा में घुसने देंगे, ना लोकसभा में घुसने देंगे। तो उन सब लोगों को जो हमारे इस नारे के साथ हैं, उनको इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करने के बाद में हम मांग करेंगे कि इसकी जांच हो कि इतना जो बड़ा जो करप्शन है, अगर ये करप्शन नहीं रोका गया तो केवल ये कह देना कि भाई ये जो हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, इस तरह के नारे देना, ये केजरीवाल जो दे रहा है कि हम जीरो टॉलरेंस रखेंगे, या केंद्रीय सरकार को खुद इसके अंदर आना चाहिए था, क्योंकि इस मामले को जब अड़तीस भर्ती हुई थी तब खुद विजेंद्र गुप्ता ने उठाया था, लेकिन बाद में दोनों की बीजेपी और इनकी साठगांठ हुई या क्या हुआ, उसके बाद में कभी भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को उठाया नहीं। तो उसको उठाना चाहिए और उस पे एक्शन होना चाहिए कि ऐसे लोग जो हथियार लेते हैं, जो कि सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, सरेआम पत्रकारों को धमकी देते हैं और अवैध भर्ती करते हैं, अवैध घोटाले करते हैं, अवैध किराए पे प्रॉपर्टी करते हैं, तो कितना सरकार चाहती है, क्या सरकार चाहती है कि एमपी एमएलए कत्लेआम करे तब उनको सजा हो? तो अदरवाइज उनके अपराध को कह देते हैं कि अपराध करप्शन का है, लेकिन इतना बड़ा अपराध नहीं है कि इनको जेल में रखा जाए। इसका मतलब अपराध की डेफिनेशन है कि एक छोटा आदमी 100 रुपए की चोरी करे, उसे जेल भेज दो, और जो मंत्री है या वो है, वो लाखों लोगों की चोरी करे, वो लाखों हजारों मर्डर करे, तब उसको जेल भेजा जाए। इस तरह की जो एक्टिविटीज आ रही हैं, तो लगता है कानून में भी सुधार की जरूरत है। संविधान, मैंने किताब भी लिखी फॉरगॉटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मुझे लगता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन को भी भूल गए हैं, आईपीसी को भी भूल गए हैं, और ये जो एजेंसियां हैं वो एजेंसियां सही काम कर नहीं रही हैं। और इस समय इसी मुद्दे पे मुख्यमंत्री को घेरा जाना चाहिए, उनसे खुद इस्तीफा मांगना चाहिए कि आपके पार्टी के लोग, सब लोग, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सिंगला हो पंजाब के अंदर, ये सब लोग जो करप्शन में सब लोग अंदर जा रहे हैं, जबकि आपने कहा था कि मैं एक ऐसा जन लोकपाल लाऊंगा और सबसे पहले अपनी पार्टी में जन लोकपाल करूंगा, किसी के पास मैं जीरो टॉलरेंस करूंगा। यदि मेरी पार्टी के ऊपर जरा भी इल्जाम भी लगता है कि मैं उसको तुरंत छोड़ दूंगा या मैं इस्तीफा दे दूंगा। ऐसे लोग सत्ता में हैं तो उनका विरोध हम करेंगे, पुरजोर शक्ति से करेंगे, उखाड़ फेंकेंगे, और हम कहेंगे कि तुमसे घटिया मुख्यमंत्री आज तक देखा नहीं। एक सवाल, क्या जो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच नूरा कुश्ती हो रही है? दोनों एक दूसरे से मिले हुए और जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। देखिए, हर मुद्दे पे नूरा कुश्ती हो रही है। पहला मुद्दा है दिल्ली की सफाई व्यवस्था जी। वो कह देते हैं एमसीडी का काम है, एमसीडी कह देती है दिल्ली सरकार का काम है। वो कह देते हैं कि बीजेपी सरकार हमको पैसा नहीं दे रही, और बीजेपी सरकार कहती है कि हमने पैसा दिया, केजरीवाल नहीं दे रही। जनता पिस रही है, जनता पिस रही है। उसके अंदर 3 सरकारें हैं, केंद्र सरकार है वो बीजेपी की है, स्टेट सरकार है वो केजरीवाल की है, उसके बाद में जो लोकल गवर्नमेंट है जिसको एमसीडी कहते हैं वो बीजेपी की है। 3 सरकारों के बीच में जनता पिस रही है। 1-1 किलोमीटर की लाइन लग रही है पानी के, 1-1 टैंकर के लिए। पानी पीने को है नहीं। सदर बाजार जैसे मार्केट के अंदर साफ पानी नहीं है, कहीं टॉयलेट नहीं है, कूड़े का अंबार लगा हुआ है। दिल्ली को देख के पूरा विश्व हंस रहा है कि ये है दिल्ली की राजधानी, जहाँ पे 1-1 किलोमीटर एक पानी की बूंद के लिए लोग वक्त तरस रहे हैं, चाहे वो सोनिया विहार हो, चाहे ये हमारे नोएडा के बराबर में न्यू अशोकनगर है। उसके पास में हम जब जाते हैं तो देखते हैं एक टैंकर खड़ा होता है पानी का, 1 किलोमीटर लोग लाइन लगाए खड़े हैं। तो ये जो हालत है, ये नूरा कुश्ती है। एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं, लेकिन ना सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ना म्यूनिसिपैलिटी कुछ कर रही है। ये हुआ आपकी सफाई व्यवस्था पे, पानी व्यवस्था पे, बिजली व्यवस्था पे। सुरक्षा व्यवस्था तो इतनी खराब है कि नया बाजार और जो कि इतना बड़ा बाजार है, उसकी जो पुलिया है, उस पुलिया पे व्यापारी लुट जाते हैं। तो ये हालत
हो रही है। एक दूसरे पे वो कह देते हैं पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वो कहते हैं केंद्र सरकार कि ये जो इन्होंने सिविल डिफेंस के नाम पे गुंडे रख रखे हैं। केजरीवाल ने जो उड़ाई करते थे, हमारे खुद की पूनम पुरी जो महिला थी जो मास्क के विरोध में खड़ी, तो उसको इन सिविल डिफेंस वाले गुंडों ने घेर लिया, क्योंकि उनका काम था वहाँ पे ठेके दिए गए थे कि केवल इसलिए कि चालान के रूप में पैसा उगाही करो। इसी तरह दुकानदारों पे कोरोना के टाइम पे इतने केस कर दिए गए हैं, केस फर्जी केस लगा दिए गए हैं, और वो सब सिविल डिफेंस वालों ने इतनी लूट मचाई हुई है आजकल। केवल और इन सब में केवल ये हो रहा है कि केंद्र सरकार, स्टेट सरकार, म्यूनिसिपैलिटी सब लूटने पे लगी हुई हैं, खुद लूटती हैं और दूसरे को एक दूसरे पे आरोप करके वो कोई भी जनता की समस्या नहीं देखती, जनता से कोई भी सवाल करती है तो भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल पर टाल देती है, और केजरीवाल की सरकार भारतीय जनता पार्टी पर टाल देती है। मैं कहता हूँ दोनों मिली हुई है। हम गए नरेला अनाज मंडी गोपाल राय ने उस अनाज मंडी को, जिससे 5,000 लोग लोडिंग अनलोडिंग का काम करते थे, उस अनाज मंडी में कर्मचारी वेलफेयर के नाम पे 168 करोड़ रुपए की एफडीआर उस मंडी समिति में है, और उनको काम से निकाल दिया गया है, रहने को जगह नहीं है, वो सड़क पे सो रहे हैं और नालियों में शौच कर्म कर रहे हैं उन मजदूरों को और उनके परिवारों को। और वो जमीन एफसीआई को लीज पे दी है। एफसीआई है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, तो ये दोनों मिले हुए नहीं है। यदि दिल्ली सरकार ने, उसके मंत्री गोपाल राय ने वो प्रॉपर्टी जो लोडिंग अनलोडिंग होती थी उस जगह पे जहाँ ट्रक उतरते थे उसको एफसीआई को दे दिया। एफसीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को है, तो दोनों के जब जॉइंट सिग्नेचर से उनके संग अत्याचार हो रहा है, उनके लोडिंग अनलोडिंग वालों के साथ, है ना। तो इसका मतलब क्या है? इसी तरह जितना अत्याचार इस कोरोना के अंदर चालान के लिए हुआ, उसमें दोनों था, केंद्र सरकार के नियम होते थे और वो येलो अलर्ट लगाता था केजरीवाल, और दोनों करके केवल लूटते थे। उसके अलावा तो इसलिए हर काम के अंदर तीसरी चीज है सफाई कर्मचारियों का मुद्दा। सफाई कर्मचारी एनडीएमसी के अंदर है, एनडीएमसी है डायरेक्ट अमित शाह की होम मिनिस्ट्री के अंदर, और सफाई कर्मचारियों को रेगुलर करने का वादा किया केजरीवाल ने, और सफाई आयोग का चेयरमैन है केजरीवाल का आदमी, है ना, और केजरीवाल के अंडर में आता है, और कोई भी कंप्लेन करनी हो वो सफाई आयोग के थ्रू जाएगी, और सफाई आयोग में बैठा है केजरीवाल। तो क्या दोनों सरकारें मिलके ही तो एक्सप्लॉयटेशन कर रही हैं? जो शोषण हो रहा है वो दोनों का मिलकर हो रहा है। ये थोड़ी केजरीवाल जो शोषण कर रहा है उस शोषण को का विरोध करने की जगह उस शोषण में साथ दे रहे हैं, इसकी वजह से केजरीवाल शोषण करने में कामयाब है। तीसरी चीज, धन्यवाद। ओके।